हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आज की आवाज़ में आपके साथ मैं जुड़ गया हूं। और कक्षा 12 यूपी बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं ये लेकर के आया हूं। परीक्षा की डेट आ गई है। परीक्षा की डेट है 24 फरवरी से लेकर के 12 मार्च तक। तो आइए देर न करते हुए 2024 का सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र सेट नंबर 3 और मॉडल है आपका डीजे सॉल्व करते हैं। हम प्रतिदिन आपके लिए एक पेपर सॉल्व करते हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। कम से कम उन बच्चों तक तो पहुंचा ही दीजिए जो 24 फरवरी को पेपर देने जाने वाले हैं। आइए देर न करते हुए हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन पर खंड का प्रश्न लिखा हुआ है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। हरिऔध की ठेठ हिंदी का ठाठ कृति की विधा है। रचना किस विधा पर आधारित है? कहानी है, उपन्यास है, जीवनी है, नाटक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपन्यास। क्वेश्चन नंबर ख, भूले बिसरे चेहरे इस कृति के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। फिर देख लीजिए, आपको हम बता दें, वासुदेव शरण अग्रवाल ये आपकी हो जाएगी भारत की एकता के रचनाकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि है। फणीश्वरनाथ रेणु की जो है पंचलाइट है। तो आंसर हो जाएगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर ग, वासुदेव शरण अग्रवाल लेखक हैं, अभी हमने बताया भारत की एकता के, और ये अकाल पुरुष विवर्त के, और ये इन दोनों के जो है जैनेन्द्र कुमार हैं। और धरती के फूल ये रचना किसकी है? ये है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर घ, आप कमेंट में अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर ये होगा, और आपका इसी बहाने रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर घ कह रहा है, आलोचना साहित्य कालिदास की लालित्य योजना के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक हैं। तो इसका भी राइट आंसर आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अब आपके लिए एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। प्रेमचंद्र किस युग के उपन्यासकार हैं? आप बताइएगा और इनके उपन्यासों का नाम बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सुमित्रानंदन पंत का काव्य संकलन है। तो सुमित्रानंदन पंत का काव्य संकलन हो जाएगा वीणा। क्या हो जाएगा? वीणा। रश्मि महादेवी वर्मा की है। नेक्स्ट देखिए, प्रगतिवाद युग के कवि हैं। महादेवी वर्मा मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो महादेवी वर्मा छायावाद की हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र ये आपके भारतेंदु युग के हैं, मैथिली शरण गुप्त ये द्विवेदी युग के हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। नेक्स्ट देखिए, नागार्जुन की एक रचना है जिसका नाम है प्यासी पथराई आंखें। प्रयोगवादी कवि नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा शिवमंगल सिंह सुमन, ये प्रगतिवादी युग के कवि हैं। कह रहा है नहीं है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर घ, मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती, चित्राधार, अनामिका, शरणधूल। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना हो जाएगी भारत भारती। नेक्स्ट, महावृक्ष के नीचे ये काव्यकृत किसकी है? तो राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञेय। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 100 अंक का हम पूरा का पूरा सॉल्व करवाएंगे। 10 अंकों का आएगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। तो दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप इसका संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के पाठ से लिया गया हुआ है या शीर्षक से लिया गया हुआ है, जिसके लेखक जो हो वो आप लिखिए। तो देखिए इसको पढ़ते हैं कहाँ से आया है। यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि जहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही उत्फुल्ल और मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योत है? जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिवृत्त जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की, भाषा के भेद रहे हैं रहेंगे भी, यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। तो ये आपका जो लेसन हो जाएगा वो हो जाएगा भाषा और आधुनिकता। लेसन कौन सा हो जाएगा? भाषा और आधुनिकता। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है आपके वासुदेव शरण अग्रवाल नहीं है। इसके लेखक हो जाएंगे आप प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, अथवा भाषा स्वयं संस्कृत एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत
नई सांस्कृतिक हलचलों का शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भावी योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। तो ये आपका हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र के स्वरूप। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निरखी सखी ये खंजन आए, फिर उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। निरखी सखी ये खंजन आए, फैला उनके तन का तप, मन से सर सर साए। घूमे वे इस ओर वहाँ ये, हंस यहाँ उड़ छाए। करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय मुस्काए। फूल उठे हैं कमल अधर से, यह बंधुक सुहाए। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से, मैंने दर्शन पाए। नभ ने मोती वारे लोये, अश्रु अर्ध्य भर लाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के किस पाठ से है, तो ये गीत नामक शीर्षक से लिया गया है। और इसकी रचयिता या कवियत्री कौन है, ये कवि हैं, कवियत्री नहीं है, कवि हैं, जिनका नाम है मैथिली शरण गुप्त। और देखिए आया भी है घ नंबर में कवि। तो दूसरा क्वेश्चन, सखी को खंजन पक्षी दिखाने से क्या तात्पर्य है। सखी को आकाश में खंजन पक्षी दिखाते हुए विरह विरहिणी लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला कहती हैं कि मेरे पति अर्थात मेरे प्राणप्रिय लक्ष्मण इस ओर जरूर हमारी तरफ घूमे होंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या आप स्वयं करेंगे। किस ऋतु का वर्णन किया है, तो देखिए शरद ऋतु का वर्णन किया है। नयन और कमल शब्द के दो पर्यायवाची लिखिए। नयन का अर्थ होता है नेत्र, लोचन। कमल का पर्यायवाची सरोज होता है, पंकज होता है, सरोरु होता है। नेक्स्ट देखिए अथवा, काराथी संस्कृति विगत भित्ति बहुधर्म जाति गति रूप नाम। बंदी जग जीवन भू विभक्त, विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम। आये तुम मुक्त पुरुष कहते, मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम। नानृतम जयति सत्यम माँ भये, जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। तो ये किस लेसन से लिया गया है, तो यह है बापू के प्रति से, सुमित्रानंदन पंत का। फिर देखिए, नानृतम जयति सत्यम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। नानृतम, अनृतम का अर्थ होता है झूठ, असत्य, अर्थात असत्य की जय सत्य से होती है। फिर देखिए नेक्स्ट, भावार्थ आप स्वयं करेंगे। कविता का शीर्षक और कवि का नाम हमने आपको अभी बताया, बापू के प्रति सुमित्रानंदन पंत। वासुदेव शरण अग्रवाल लेखक का साहित्यिक परिचय आपको देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और वासुदेव शरण अग्रवाल। इसी प्रकार कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख करना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद इंपॉर्टेंट है इंटर के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, ध्रुव यात्रा कहानी ये लिखा हुआ है, आप देखिए। ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। आप जब उद्देश्य लिखेंगे, जब भी आप उद्देश्य लिखेंगे तो उद्देश्य में आपकी हेडिंग अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि नंबर आपको तभी मिलेंगे जब आप एक्स्ट्रा कुछ करके दिखाएंगे। लाठी कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। सारांश में आप हेडिंग लिख भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। और अधिकतम शब्द सीमा 80 होनी चाहिए और 5 अंक का आता है। शब्द सीमा 80 की आप फिक्र न करिए, 1 से 1.5 पेज तक आप लिखने का प्रयास करिए। खंड काव्य के आधार पर क्वेश्चन नंबर 7, किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो जो आपके यहाँ चलता हो, जैसे सीतापुर में कौन सा चलता है, सीतापुर में चलता है आलोक व्रत। तो क्वेश्चन देखो दिया है, एक क्वेश्चन आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, आएगा ही। आलोक व्रत खंड काव्य के नायक का चित्रण देखिए आया हुआ है चा। खंड काव्य के नायक की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, वही चरित्र चित्रण।
और आलोकवृत्त खंड काव्य की कथा वस्तु लिखिए। कथा वस्तु में 8 सर्गों का आपको निष्कर्ष लिखना है और आलोक वृत्त में कोटेशन आप लिखोगे तभी आपको नंबर मिल पाएंगे। आइए खंड खा को सॉल्व करते हैं। खंड खा में संस्कृत में गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो हेडिंग आपकी जो बनेगी, हेडिंग बनेगी 2, एक बनेगी संदर्भ का और दूसरी बनेगी हिंदी में अनुवाद की। तो देखिए लिखा हुआ है, पढ़ते हैं पहले। यथेव उपकरणवतां जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात् अमृत तत्त्वस्य तु न आशा अस्ति वित्तेन इति। सा मैत्रेयी उवाच येन अहं नामृता स्यामि किम अहं तेन कुर्याम यदेव भगवान केवल अमृत तत्व साधनम जानाति तदेव मे ब्रूहि याज्ञवल्क्य उवाच प्रिया नः सती तुम प्रियम भाससे। तो आप जो इसका संदर्भ लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत खंड, अब दिग्दर्शिका हटा दी गई है तो आप लिखोगे संस्कृत खंड के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ शीर्षक से अवतरित है। इसमें लेखक को कवि नहीं होते, तब आपको 2 अंकों की प्राप्ति होगी। 5 अंक में आपको हिंदी में अनुवाद लिखना होगा। आइए हिंदी में अनुवाद बताते हैं। यथेव उपकरण बताम, जैसे उपकरणों को प्राप्त करके जीवन हो जाता है दूसरों का, तथेव वैसे ही ते तुम्हारा जीवनम स्यात्, तुम्हारा जीवन हो जाएगा। याज्ञवल्क अपनी पत्नी मैत्रेयी से कह रहे हैं। अमृत तत्वस्य, अमृत तत्व की तो न आशा अस्ति, कोई आशा नहीं है। वित्तेन, धन से। सा स्त्रीलिंग है, मैत्रेयी, वह मैत्रेयी बोली, उवाच बोली, येन अहम ना अमृता स्यामित, जिससे मैं अमर नहीं हो पाऊंगी, किम अहम तेन कुर्याम, उसका मैं क्या करूंगी। यदेव भगवान, हे भगवान, केवल अमृत तत्व साधनम जानाति, मैं केवल अमृत तत्व के साधन को जानना चाहती हूँ। तदेव मेरे ब्रूहि, वही मुझसे बताओ। याज्ञवल्क्य उवाच, उवाच मतलब बोले। याज्ञवल्क्य बोले, प्रिया नः, हे प्रिया। अब में नौनः संस्कृत में रूप चलते हैं। सती, तुम सती हो, तुम प्रियम भास से, तुम प्रिय बोलने वाली हो। उसके बाद आप देखेंगे अथवा में, अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजा नाम अकुर्वन् मत्स्या आनंदमस्यम शकुनियः स्वर्णहंसम तस्य पुनः स्वर्णराज हंसस्य दुहिता हंसपोतिका अतीव रूपवती आसीत। तो किस पाठ से लिया गया है? आप इसका जो संदर्भ लिखेंगे, आप संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत खंड के जातक कथा से लिया गया है। किससे लिया गया है? जातक कथा से। जातक कथा के उलूक जातम से है, लेकिन आप जातक कथा ही लिखेंगे तो पर्याप्त होगा। आइए आपको हम अर्थ बता देते हैं। देखिए अर्थ होगा, अतीते प्राचीन समय के प्रथम कल्प में चतुष्पदा 4 पैर वालों ने अर्थात पशुओं ने सिंह राजा नाम अकुर्वन शेर को राजा बनाया। मत्स्या मछलियों ने आनंद मत्स्यम आनंद मछली को अपना राजा बनाया। शकुनियः पक्षियों ने स्वर्ण हंस को राजा बनाया। तस्य पुनः उसके पश्चात सुवर्ण हंसस्य दुहिता हंसपोतिका सुवर्ण राज हंस की पुत्री, दुहिता मतलब पुत्री, हंसपोतिका अतीव रूपवती आसीत, अत्यंत सुंदर थी। सा मतलब वह, तस्से वरम अद्दात, राजा ने सुवर्ण राजहंस ने अपनी पुत्री को ऐसा वचन दिया, यत कि सा मतलब वह, आत्मनिश्चित रुचितम, अपने आत्मा के अनुरूप जो उसको रुचिकर लगता हो, जो उसे पसंद हो, स्वामिकम वृणुयात, अपने स्वामी का वर्ण कर ले, चुनाव कर ले। इति मतलब ऐसा। हंस राजा तस्से वरम दत्वा, हंसराज उसको वर दे करके हिमवत शकुनि संघे सन्निपत, हिमवत प्रदेश में पक्षियों के साथ में एकत्रित हो जाते हैं। तब आपको मिलेंगे 5 अंक। समय चाहे जितना लगे, लेकिन हम सॉल्व पूरा का पूरा पेपर जरूर करेंगे। देखिए लिखा है, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसका जो संदर्भ होगा प्रस्तुत श्लोक, न गद्यांश न पद्यांश। देखिए श्लोक लिखा है तो आप श्लोक लिख दीजिए। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत खंड के किस पाठ से लिया गया है? तो ये लिया गया है भोजस्य औदार्यम से। देखो लिखा है, जब महाराजा भोज ने कालिदास से कहा था कि सुबह का वर्णन करो, तो लिखा है, अभूत प्राची पिंगा रसपतिरइव प्राप्य कनकम गतश्छायाश्चंद्रो बुधजन इव ग्राम्य सदसि क्षणं क्षीणास्तारा नृपतैवान ऊत्यं पराः नदी पाराजन्ते द्रविण रहित नाम इव गुड़ा। अर्थ देखिए इसका,
अभूत हो गई है। कौन कह रहे हैं? कालिदास कह रहे हैं। अभूत का अर्थ होता है हो गई है प्राची। प्राची मतलब पूर्व की, प्राची मतलब होता है पूर्व। पिंगा पूर्व की दिशा पीली हो गई है, पिंगा मतलब पीली। रसपतिर इव प्राप्य कनकये, जैसे पारा कनक के समान, सोने के समान हो जाता है, वैसे ही पूर्व की दिशा पीली हो गई है। गत छाया चंद्रो, छाया चंद्रमा की छाया जा चुकी है। गत गत मतलब जाना। बोध जन जैसे बुद्धिमान लोग, जन मतलब लोग। इव ग्राम्य सदस्य, ग्राम से पलायन कर जाते हैं, अर्थात जैसे मूर्खों की सभा से बुद्धिमान चले जाते हैं, उसी प्रकार से चंद्रमा की छाया जा चुकी है। क्षणम छेड़ास्तारा, क्षण भर में जो तारा है वो क्षीण होने लगे हैं, कमजोर होने लगे हैं। नृपतये इवान उद्यम परा, जैसे अनुद्यमी राजा होता है। नदी पाराजंते, दीपक अब सुशोभित नहीं हो रहे हैं। द्रविण रहित नाम इव गुणा, जैसे द्रव्य से रहित अर्थात धन से रहित कोई व्यक्ति होता है, उसके गुण सुशोभित नहीं होते हैं, वैसे ही दीपक सुशोभित नहीं हो रहा है। अथवा देखिए, निंदन्तु नीति नुपुड़ा यद्वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पतः प्रविचलन्ति पदं न धीरा। अर्थ समझिए, देखिए अर्थ लिखा हुआ है। निंदन्तु नीति निपुड़ा, चाहे आपकी कोई निंदा करने वाला, कोई भी निंदा में नीति में निपुण हो, निंदा की नीति में निपुण हो और आपकी निंदा करे। यदुवा स्तुवन्तु, चाहे कोई आपकी प्रार्थना करे। लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी आपके पास आए। गच्छतु या चली जाए। यथेष्टम, अपने उचित स्थान पर। अद्येव, आज ही। मरणमस्तु, चाहे मरना हो। युगांतरे वा, चाहे कई युगों के बाद मृत्यु हो। न्यायात पथा, न्याय के पथ पर चलते हुए। प्रविचलंति, चलते हुए। पदम न धीराः, कदम धीरे नहीं होते हैं धैर्यवान व्यक्तियों के। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। निम्नलिखित लोकोक्तियों और मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए शब्दों में वाक्य प्रयोग कीजिए। तो देखो लिखा है, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, अर्थात अपने काम से काम रखना। समर्थ को नहीं दोष बसाई, अर्थात जो सामर्थ्यवान होते हैं उनको कोई दोष नहीं लगता है। तुलसीदास जी ने कहा। लोहे के चने चबाना, लोहे के चने चबाना का मतलब होगा घोर परिश्रम करना। कोई एक करना था, मैंने आपको 3 बता दिए हैं। आप पठित आप स्वयं से करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 11। 14 क्वेश्चन करने होते हैं। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिए। तो देखिए, सूक्ष्म अंतर आपको बताना है। सूर और सुर, तो इस सूर का अर्थ होता है वीर और सुर का अर्थ होता है देवता। जैसे असुर, असुर का अर्थ राक्षस होता है। हटा लीजिए, सुर हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा वीर और देवता। भवन और भुवन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसार और घर। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ आपको लिखने हैं। देखिए, विधि, विधि का एक अर्थ होता है विधाता अर्थात ब्रह्मा। दूसरा अर्थ होता है आपका आयोग। तीसरा अर्थ होता है आपका कानून और चौथा अर्थ होता है आपका तरीका या ढंग। वारिद, वारिद कहते हैं बादल को। और द्विज, द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण। द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण और श्रेष्ठ। सुरभि, सुरभि का अर्थ होता है सुंदर, आकर्षक और गाय, ये अर्थ होता है। नेक्स्ट देखिए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे कहते हैं अद्वितीय। जो सब कुछ जानता हो उसको कहते हैं सर्वज्ञ। किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। आज मेरा बड़ा भाई आ गया, तो आ गया नहीं, या तो हो जाएगा आज मेरे बड़े भाई आ गए, या हो जाएगा आज मेरा बड़ा भाई आएगा। दोनों प्रकार से बनता है। राधा ने पत्र पढ़ी, तो राधा ने पत्र पढ़ा। मेरे को फल ले आओ, तो मेरे को नहीं, मुझको फल ले आओ, या मेरे लिए फल ले आओ। उपरोक्त कथन सही है, तो उपरोक्त नहीं उपर्युक्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उपरयुक्त, ये होना चाहिए। लेकिन देखिए इसमें क्या है, रा बना हुआ है तो गलत है। श्रृंगार अथवा वीर रस का लक्षण एवं उदाहरण आपको स्वयं लिखना है। रति नामक स्थायी भाव के संयोग से
ऐसे ही आपको पूरी परिभाषा लिखनी है। अनुप्रास अलंकार भी आपको स्वयं से लिखना है। दोहा छंद एवं चौपाई छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखना है। दोहा छंद में 4 चरण होते हैं और पहले और तीसरे छंद में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे छंद में 11-11 चरण में चरण होता है। चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। आप लिखेंगे दोहा। और चौपाई में 4 चरण होते हैं। यह सब मात्रिक छंद है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं और अंत में गुरु का होना शुभ माना जाता है। प्रश्न नंबर 13, अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई हेतु नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। पत्र के लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करके बताइएगा। अथवा अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए, जिसको आप इंग्लिश में स्कॉलरशिप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। 9 अंक का आएगा। पहला टॉपिक है आपका राष्ट्रीय एकता, वर्तमान समय की अनिवार्य आवश्यकता, बढ़ती जनसंख्या तथा रोजगार की समस्या, मेरा प्रिय साहित्यकार, कृषक जीवन की त्रासदी, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं सेट नंबर 24, 2024 का सेट नंबर 4 है। 2024 का सेट नंबर 4, ये देखिए 2024 का सेट नंबर 4 सामान्य हिंदी और मॉडल है आपका डीके। ये आपको हम कल सॉल्व करवाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। और 24 फरवरी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका पेपर बहुत अच्छा हो, आपके मंगल में कामना करते हुए आज की क्लास बस यहीं तक। ओके, थैंक यू क्लास।